स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर हम सबको छोड़कर पंचतत्व में विलीन हो गई, लेकिन उनकी जादुई आवाज हम सभी के दिलों में हमेशा बनी रहेगी। कल मुंबई के शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री समेत कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों के साथ बॉलीवुड के कई मशहूर सितारों ने उन्हें नमन कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सरहद पार पाकिस्तान के पीएम इमरान खान से लेकर वहां की कई संगीतकारों, गायकों और खेल जगत की हस्तियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। अपनी जादुई आवाज से देश के साथ दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाली लता मंगेशकर की अंतिम विदाई से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 अलविदा लता दी। स्वर कोकिला और भारत रत्न लता मंगेशकर कल पंचतत्व में विलीन हो गईं। मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने लता जी को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे पीएम मोदी ने पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। पीएम मोदी ने कहा, लता दी जिस खालीपन को छोड़ गई हैं, उसे भरना मुश्किल है। लता दी की अंतिम विदाई में उनके दर्शन करने और श्रद्धांजलि देने मुंबई के शिवाजी पार्क में राजनीति, खेल और बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां पहुंची। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, एमएनएस चीफ राज ठाकरे, अभिनेता शाहरुख खान, आमिर खान, रणवीर कपूर, श्रद्धा कपूर, संगीतकार शंकर महादेवन ने लता जी को श्रद्धांजलि दी। तेंदुलकर और शाहरुख ने लता दी के पैर छूकर उन्हें नमन किया। एक भारत रत्न का दूसरे भारत रत्न को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। संसद के दोनों सदनों में आज भारत रत्न लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी जाएगी। उनके सम्मान में संसद के दोनों सदनों को थोड़ी देर के लिए स्थगित भी रखा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा में सुबह 10 बजे सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा में शाम 4 बजे स्पीकर ओम बिरला शोक संदेश पढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने लता मंगेशकर के सम्मान में 2 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। लता दी की अंतिम यात्रा से पहले कल सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने उनके घर पहुंचकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। अमिताभ के साथ उनकी बेटी श्वेता बच्चन भी थी। सुर साम्राज्ञी को याद करते हुए बिग बी ने कहा कि दशकों की वो आवाज हमें छोड़ गई है। लता जी की आवाज अब स्वर्ग में गूंजेगी। लता दी ने अमिताभ की कई फिल्मों में यादगार गाने गाए हैं। लता दी के जाने से बॉलीवुड शोक में डूबा है। सलमान खान ने लता दी के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा है कि आपकी आवाज हमेशा हमारे साथ रहेगी। अक्षय कुमार ने लिखा कि मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, अगर याद रहे इस आवाज को भला कोई कैसे भुला सकता है। मशहूर संगीतकार ए आर रहमान ने कहा, उनकी खाली जगह को भरा नहीं जा सकता, उनसे संगीत सीखने की ललक कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सूफी गायक आबिदा परवीन ने अपने गानों के जरिए स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। पाकिस्तानी मीडिया ने भी लता दी के निधन पर दुख जताया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने उन्हें याद करते हुए लिखा है कि उनकी जादुई आवाज और विरासत दुनिया भर में लाखों लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। पूरी दुनिया में अपने आवाज से संगीत प्रेमियों के मन पर राज करने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन की खबर को दुनिया के कई देशों की मीडिया ने प्रमुखता से छापा है। वॉइस ऑफ अमेरिका, फ्रांस 24 और स्ट्रेट टाइम्स में उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लिखा है। अल जजीरा ने उन्हें मेलोडी क्वीन बताते हुए खबर छापी है। भारत में फ्रांस के राजदूत वॉल्टर जे लिंडेनर ने उनके गाने के बोल लिखते हुए उन्हें नमन किया है। लता मंगेशकर का संगीत करियर 7 दशक से भी ज्यादा लंबा रहा, जिसमें उन्होंने 36 भारतीय भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गाने गाए। उन्होंने अपना पहला हिंदी फिल्मी गाना 1949 में आई फिल्म महल के लिए गाया था, जिसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों में 1000 गाने गाए। स्वर कोकिला के जाने से पूरे देश के साथ दुनिया भर के संगीत और कला प्रेमी गमगीन हैं। ओडिशा के मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर उनकी कलाकृति बनाकर श्रद्धांजलि दी। उधर असम के माजुली में भी सैंड आर्टिस्ट ने रेत पर लता दी की आकृति बनाकर उन्हें नमन किया, जबकि जम्मू में सीआरपीएफ के जवानों ने लता मंगेशकर की तस्वीर पर फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए आज बिजनौर में पीएम मोदी की पहली फिजिकल रैली होगी, जिसमें सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड की किन विधानसभाओं के लिए पीएम वर्चुअली संबोधित करेंगे, अखिलेश और जयंत कहां गठबंधन प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे और बीएसपी प्रमुख मायावती की आज कहां होगी जनसभा। चुनावी राज्यों में आज होने वाले प्रचार से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 चुनावी रैली। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के तहत पीएम मोदी आज बिजनौर में पहली फिजिकल रैली करेंगे। इसके जरिए बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा के 18 विधानसभाओं को टारगेट किया जाएगा। पीएम के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। पीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं।
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी आज एक वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। पार्टी ने प्रदेश के 5 लोकसभा क्षेत्रों में मोदी के वर्चुअल जन चौपाल कार्यक्रम दोबारा तय कर दिए हैं। इसके तहत आज पीएम राजधानी देहरादून और हरिद्वार की जनता को संबोधित करेंगे। इसके जरिए करीब 14 विधानसभाओं को कवर किया जाएगा। उत्तराखंड की सभी सीटों के लिए 14 फरवरी को मतदान होना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव प्रचार के तहत आज बिजनौर, मुजफ्फरनगर और मेरठ का दौरा करेंगे। सीएम यहां तीनों जिलों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। सीएम यहां की रैलियों के जरिए पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार के लिए उत्तराखंड के बागेश्वर का दौरा करेंगे। नड्डा यहां के ऐतिहासिक नुमाइश खेत मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं के मुताबिक कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आचार संहिता और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक ही कार्यकर्ता आएंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज एसपी-आरएलडी गठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने के लिए सहारनपुर का दौरा करेंगे। अखिलेश यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वहीं आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी आज गठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में मेरठ की कैंट सिवाल खास विधानसभाओं और बागपत में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चुनाव प्रचार के लिए यूपी के शाहजहांपुर के दौरे पर रहेंगे। राजनाथ यहां मीरानपुर कटरा में जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। रक्षा मंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। इससे पहले मथुरा में राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकासवादियों और विकास विरोधियों के बीच मुकाबला है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज चुनाव प्रचार अभियान के तहत बरेली का दौरा करेंगी। मायावती बरेली के राधा माधव स्कूल के सामने वाले ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगी और बीएसपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगी। आज होने वाली विधानसभा में 25 विधानसभा के प्रत्याशी, प्रमुख पदाधिकारियों समेत कार्यकर्ता शामिल होंगे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए अमरोहा का दौरा करेंगे। ओवैसी लोनी और अमरोही की हसनपुर विधानसभा के लिए चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे और अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। ओवैसी अपनी पार्टी के प्रचार के लिए पूरी शिद्दत से यूपी में जुटे हैं। टीएमसी प्रमुख पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज शाम को लखनऊ पहुंच रही हैं। जानकारी के मुताबिक आज वो एसपी प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे और कल दोनों नेता एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह आज दोपहर 1 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 45 विधानसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। दयाशंकर सिंह को बलिया सदर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। सीएम फेस बनने के बाद चन्नी ने कहा कि हम सब मिलकर पंजाब को आगे ले जाएंगे। और क्या है बीजेपी की पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए खास स्ट्रैटेजी? चुनावी राज्यों में मचे चुनावी संग्राम से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 सियासी संग्राम। बीजेपी ने यूपी के अपने 45 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह के पति दयाशंकर सिंह को बलिया सदर से टिकट मिला है। बलिया के बड़बोले विधायक सुरेंद्र सिंह का टिकट पार्टी ने काट दिया है। अमेठी से संजय सिंह चुनाव लड़ेंगे। वहीं आरपीएन सिंह के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए मनीष जायसवाल को पडरौना से टिकट दिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका दिया है और मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का सीएम फेस बनाने का ऐलान किया है। इस मौके पर राहुल ने कहा कि ये मेरा नहीं, पंजाब के लोगों का फैसला है। उनके मुताबिक चन्नी गरीब घर के बेटे हैं और गरीब को समझते हैं, जबकि सिद्धू जी के दिल में खून में पंजाब है। पंजाब के सीएम पद के ऐलान के बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पंजाब के लोगों के लिए ना सोऊंगा ना सोने दूंगा, मैं सिर्फ माध्यम होऊंगा। हम सब मिलकर पंजाब को आगे ले जाएंगे। वहीं सिद्धू ने चन्नी से कहा, चन्नी साहब ताली ठोको। ये सुनकर चन्नी ने उठकर सिद्धू को गले लगा लिया। चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का सीएम उम्मीदवार घोषित करते ही विपक्षियों ने कांग्रेस पर हमला शुरू कर दिया। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि ये रेत माफिया की जीत है। इनका सीएम चेहरा रेत माफिया है। आम आदमी पार्टी ने भी चन्नी को सीएम फेस घोषित करने पर ट्वीट कर सवाल उठाए हैं। पंजाब में बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए खास रणनीति बनाई है। इसी के तहत पीएम मोदी कल लुधियाना और फतेहगढ़ साहिब से चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। बीजेपी पीएम की ऐसी 6 रैलियां करवाएगी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 12 और 17 फरवरी को पंजाब आएंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी पंजाब में चुनाव प्रचार करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को आगरा में ऐलान किया कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो वो आगरा में आलू प्रोसेसिंग यूनिट लगवाएंगे। इसके अलावा उन्होंने आलू से शराब बनाने के लिए वोदका प्लांट लगाने का भी वादा किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सिसोली पहुंचकर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत के साथ लंच किया। लंच के बाद जयंत ने ट्वीट कर कहा कि मैंने मीठा गुड़ खाया, उड़द की दाल खाई और आशीर्वाद लिया। इसके अलावा किसानों की राजधानी सिसोली में अमर किसान ज्योति पर घी की आहुति दी और बाबा का आशीर्वाद लिया।
देहरादून के डोईवाला में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कभी कांग्रेस ने आपके सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा है क्या? हर चुनाव उनके लिए नया होता है, नए नारे, नए वादे, नई बेवफाई। अगले चुनाव में फिर नए वादे, पिछली बातें भुला दीजिए। लोगों की चिंता करने का काम बीजेपी ने किया है। कांग्रेस ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने वादा किया कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो राज्य में खनन गतिविधियां फिर से शुरू होंगी। गोवा में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज संसद में पीएम मोदी देंगे जवाब। ओवैसी पर हुए हमले पर संसद में जवाब देंगे अमित शाह। घने कोहरे में किस टोल प्लाजा पर घंटों फंसी सैकड़ों गाड़ियां। और अहमदाबाद वनडे में भारत ने वेस्टइंडीज को हराकर सीरीज में बनाई बढ़त। राष्ट्र से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश की बात। प्रधानमंत्री मोदी आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में धन्यवाद प्रस्ताव पर संबोधन दे सकते हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री का वक्तव्य शाम 5 से 5:30 बजे के करीब होने की संभावना है, तो वहीं राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य पेश करेंगे। लोकसभा में प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण का जवाब भी दे सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में आईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले का जवाब देंगे। गृह मंत्री सुबह 11:30 बजे के करीब राज्यसभा में ओवैसी पर हुए हमले का जवाब देंगे, तो वहीं लोकसभा में 5 बजे के करीब गृह मंत्री देश के सामने ओवैसी पर हुए हमले पर बयान जारी करेंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों हापुड़ के चिजारसी टोल के पास असदुद्दीन ओवैसी पर हमला हुआ था। संत श्री रामानुजाचार्य की सहस्त्राब्दी जयंती के मौके पर हैदराबाद के शमशाबाद में चल रहे महायज्ञ में आज दृष्टि दोष रोकने के लिए वैयूही केष्टि यज्ञ किया जाएगा। श्रद्धालुओं के व्यक्तित्व विकास और आत्मा के लिए श्री कृष्ण अष्टोत्तर शतनामावली पूजा कराई जाएगी। त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी ने बताया कि यज्ञ विशेष रूप से रोगों की रोकथाम के लिए आयोजित किया जाता है। कई मशहूर हस्तियां भी विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति के अलीपिरी में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए टोकन नहीं मिला तो श्रद्धालुओं ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। तमिलनाडु से काफी संख्या में श्रद्धालु तिरुमला पर्वत पर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने आए थे, लेकिन श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए टोकन नहीं मिला, जिसके बाद उनका गुस्सा भड़क उठा और वो प्रदर्शन करने लगे। कोरोना की तीसरी लहर में धीरे धीरे सामान्य होते हालात के बीच 3 राज्यों में आज से स्कूल खोल दिए गए हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में आज से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल खोल दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज से सभी केंद्र सरकार के दफ्तरों में फुल अटेंडेंस होगी। आज से सभी सरकारी दफ्तर आम दिनों की तरह पूरे कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर में लगातार केस बढ़ने के बाद पहली बार कोरोना के 1 लाख से कम केस सामने आए। देश में पिछले 24 घंटे में 83,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 893 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। वहीं कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को एक और नया हथियार मिल गया है। स्पुतनिक लाइट वैक्सीन को डीजीसीआई की ओर से इस्तेमाल करने के लिए हरी झंडी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे की वजह से सैकड़ों गाड़ियां ट्रैफिक जाम में फंस गई। जेवर टोल प्लाजा पर घने कोहरे की वजह से घंटों कई गाड़ियां खड़ी रही। घने कोहरे की वजह से ड्राइवर्स को 1-2 मीटर के बाद कुछ भी नहीं दिख रहा था, जिसकी वजह से लोगों को कई घंटों तक परेशानियों का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस गुलमर्ग में भारत का पहला और सबसे बड़ा बर्फ का इग्लू कैफे बनाया गया है। इसे कोलाहुई ग्रीन ग्रुप्स होटल्स एंड रिजॉर्ट ने तैयार किया है। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक नया प्रयोग है और यहाँ आए सैलानियों के लिए ये बेहद नया और मजेदार अनुभव है। 38 फीट ऊंचे और 44 फीट घन मीटर के इस इग्लू में पहुंचकर टूरिस्ट खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को पहले वनडे में 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया को 177 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे भारत ने 28 ओवर में ही 4 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने 60 रनों की पारी खेली। यजुवेंद्र चहल ने 4 और वाशिंगटन सुंदर ने 3 विकेट लिए। चहल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। दूसरा वनडे 9 फरवरी को खेला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान ने चीन में अलापा कश्मीर का राग कर्ज की आस में इमरान अब रूस जाने की भी कर रहे हैं तैयारी। अफगान और पाकिस्तान की सीमा पर आतंकियों के हमले में पाकिस्तान के 5 जवान मारे गए और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की बड़ी साजिश को बीएसएफ ने किया नाकाम। पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश। कर्ज की आस में चीन के दौरे पर गए पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा है। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ हुई बैठक में इमरान ने कहा कि सीमा विवाद और कश्मीर मुद्दे का समाधान अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक होना चाहिए। उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तुरंत दखल देने की मांग की। हालांकि इमरान ने उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार को लेकर चीन को क्लीन चिट दे दी।
जम्मू कश्मीर के सांबा में कल पाकिस्तान की ओर से बहुत बड़ी साजिश को बीएसएफ ने नाकाम कर दिया। बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नशे की बड़ी खेप जब्त की। इसमें 36 किलो हेरोइन के साथ एक पिस्टल और मैगजीन के साथ कई कारतूस मिले हैं। इसके अलावा करीब 10,000 पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद किए गए हैं। नशे की इतनी बड़ी खेप के साथ घुसपैठ करने वाले 3 पाकिस्तानी घुसपैठियों को भी बीएसएफ के जवानों ने मार गिराया। चीन के अलावा पाकिस्तान ने रूस से भी कर्ज देने की गुहार लगाई है। इमरान खान इसी महीने रूस का दौरा कर सकते हैं। कंगाली के कगार पर खड़ा पाकिस्तान रूस से मदद मिलने की उम्मीदें पाल रखा है। हालांकि बीजिंग विंटर ओलंपिक के ओपनिंग सेरेमनी में पहुंचे पुतिन ने इमरान से मुलाकात नहीं की थी। अगर इमरान रूस के दौरे पर जाते हैं तो वो 2 दशकों में रूस का दौरा करने वाले पहले पाकिस्तानी पीएम होंगे। पाकिस्तान अफगान सीमा पर बाड़ लगाने को लेकर चल रहे विवाद के बीच अफगानिस्तान की ओर से फायरिंग में पाकिस्तानी सेना के 5 जवान मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अफगानिस्तान के आतंकियों ने बिना वजह की अचानक फायरिंग शुरू कर दी। पाकिस्तान ने कहा कि उसकी जवाबी कार्रवाई में कई आतंकी भी मारे गए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच विद्रोहियों और पाकिस्तानी सेना के बीच चल रही जंग के बीच बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर अब्दुल कुद्दूस बेजेंजो ने कल पंजगुर और नोशकी इलाके का दौरा कर सेना के जवानों की हौसला अफजाई की। पिछले 4 दिनों से यहां चल रही लड़ाई में 170 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा है। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने भी 20 से ज्यादा विद्रोहियों को मार गिराने का दावा किया है। आतंकियों का रहनुमा पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी वारदात और नफरत फैलाने की साजिश रचता रहता है, लेकिन अब इस साजिश में पाकिस्तान की मदद चीन भी कर रहा है। अमेरिका के हडसन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक एसएफजे से जुड़े अलगाववादी अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी सहित तमाम देशों से भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। चीन इसमें पाकिस्तान की मदद कर भारत और अमेरिका के संबंधों को खराब करना चाहता है। साल 2011 में पाकिस्तान में अमेरिकी हवाई हमले में मारे गए अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन के बेटे अब्दुल्ला को लेकर यूएन की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान का राज आने के बाद पिछले साल अक्टूबर में ओसामा का बेटा अब्दुल्ला अफगानिस्तान गया था, जहां उसने तालिबान के साथ बैठक भी की थी। अफगानिस्तान के कई प्रांतों में अब्दुल्ला से जुड़ा आतंकियों की मौजूदगी बनी हुई है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कहा है कि चीन और अमेरिका के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए वो अपनी भूमिका निभाने को तैयार हैं। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने दावा किया है कि थिंक टैंक के साथ मुलाकात में इमरान ने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया अब दूसरा कोल्ड वार नहीं झेल सकती। चीन और अमेरिका के बीच ताइवान समेत कई मुद्दों पर तनाव चल रहा है। दुनिया में अपनी आर्थिक तरक्की की झूठी तस्वीर दिखाने वाले चीन की अब कलई खुलने वाली है। चीन की अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कहा जा रहा है कि चीन अब मंदी की ओर बढ़ रहा है। चीनी सरकार बड़ी कंपनियों को कर्ज का बोझ कम करने का दबाव डालने के साथ ही प्रॉपर्टी क्षेत्र में उधारी घटाने पर भी नकेल कस रही है। विश्व बैंक का अनुमान है कि 2022 में चीन की अर्थव्यवस्था की रफ्तार पिछले 8 साल की तुलना में 5% से थोड़ी ही ज्यादा रहेगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।